नमस्कार दोस्तों। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा लगता है जब आप लोग सवाल पूछते हैं और जब भी कोई टेक्निकल टॉपिक्स हम करते हैं तो उसके ऊपर भी आपके सवाल आना बहुत लाज़मी है और ज़रूरी है। आप जानते हैं कि मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ध्यान में रख के मैं वीडियो बनाता हूँ। हर संडे को 11 बजे ये अपलोड हो जाता है और लगभग 30-35 मिनट का होता है। कई बार टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो थोड़ा वीडियो बोरिंग भी होता होगा। लेकिन आपके सुझाव और आपकी ज़रूरतें इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। और ये सब्जेक्ट सिलेक्शन कई बार ऑफ द एंगल होता है। कई बार कई लोग मेल्स करते हैं और पूरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो कम्युनिटी है वो इस वीडियो को देखती है। एक साथ देखती है या अकेले जब भी समय मिलेगा तब ये देखते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं जो अब आपके सामने विचार रखता हूँ वो आपको सिर्फ़ एक सपोर्ट स्ट्रक्चर देने के लिए है, आपके विचारों को एक दिशा देने के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं सब पूरा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बारीकी से सब कवर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज़ इन 20-25 मिनट्स देयर आर सेवरल पॉइंट्स व्हिच आर मिस्ड आउट आल्सो। In couple of events, few of the watchers or the subscribers वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं, लेकिन उनको मैं सब्सीक्वेंट वीडियो में करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कई बार आपके सवाल बहुत बड़े होते हैं तो वो मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप वो मेरा जो ईमेल मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर दीजिएगा, ताकि उसको रिस्पॉन्ड करना, मेरे विचार आपके साथ शेयर करना ये सब्जेक्ट होता है। तो पिछले 1 महीने से एक टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में रिक्वायरमेंट आई थी। कुछ लोगों ने चैनल पे भी लिखा था कि सर इन सब्जेक्ट्स के बारे में आप हमें गाइडेंस दीजिएगा, आपको क्या लगता है? उसमें से एक सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है। ये टिपिकली पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए है। द सब्जेक्ट कवर्स द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री एंड दिस इज़ नॉट अ डे टू डे हैपनिंग, बट देन जिसको हम कहते हैं ना कि कैसल रॉक्स जैसा ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हमें समझना चाहिए। हम डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव हो या ब्रांच मैनेजर हो, हमें ये सब्जेक्ट समझना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारी बैंक को आगे आने वाले कुछ चीज़ों के बारे में आगाह करता है। आई मीन फोरवॉर्न करता है कि आपको किस तरह से आपकी पॉलिसीज़ बदलनी चाहिए। आप जानते ही होंगे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल दिसंबर में ट्रेंड्स एंड एनालिसिस रिपोर्ट निकालते हैं। वो बहुत सारा डेटा देते हैं और पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि रिज़र्व बैंक उनके इस ट्रेंड्स एंड एनालिसिस के रिपोर्ट में एक चैप्टर लिखते हैं, डेवलपमेंट्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स। और वो पूरा डेटा शीट देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। कई बार ये डेटा शीट हम पढ़ते भी नहीं, लेकिन हमें ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सेक्टर कहाँ पे ये समझ में आता है। और साल में 2 बार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट निकालती है। हमारे जितने भी व्हाट्सएप वाले ग्रुप है वो सब ग्रुप में इस रिपोर्ट के बारे में शेयरिंग होता है, ईमेल्स के ऊपर शेयरिंग होता है, वेबसाइट पे तो उपलब्ध होती है। लेकिन इस रिपोर्ट में हमें क्या देखना चाहिए, ये कई बार हम भूल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि इस रिपोर्ट को हमें देखना चाहिए कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एज़ द रिस्क मैनेजर ऑफ द कंट्री किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल वो करते हैं। वो किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं कि भई बैंकिंग जो देश में चल रहा है उसमें स्टेबिलिटी किस तरह से है। उसमें से एक एस्पेक्ट आता है जिसके ऊपर मैं आज थोड़ी बात करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं बात करूँगा और ज़्यादा टेक्निकल बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी टेक्निकल है। लेकिन हम हमारा चैनल देखने वाले लोग कई बार बैंकिंग में एजुकेटेड नहीं होते हैं, फॉर्मल बैंकिंग एजुकेशन नहीं होता है, फिर भी बैंक चलाते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बैंक चलाने के लिए आपके पास अगर लॉजिक स्ट्रांग होगा तो आप बैंक चला सकते हैं, रीजनिंग आपका स्ट्रांग होगा तो आप बैंक चला सकते हैं। इन्हीं 2 गुणों का इस्तेमाल करके ये आज का सब्जेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट का टाइटल तो आपने देखा ही होगा, इट इज़ अबाउट द स्ट्रेस टेस्टिंग। अब ये स्ट्रेस टेस्टिंग ये वर्ड आया कहाँ से? दिस इज़ टिपिकली अ मेडिकल वर्ड।
जब भी आपको दिल की बीमारी हो, यू हैव सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और आपको लगता है कि आपकी सांस फूल रही है, आपको चलने में तकलीफ हो रही है, आप तेज दौड़ नहीं सकते हैं, आपको ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं पड़ता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है कि आप स्ट्रेस टेस्ट करवा के आइएगा। और वो स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद में स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, उसमें आपको दौड़ाते हैं, वो विंडमिल पे आपको दौड़ाते हैं, एंड वो अलग अलग पैरामीटर्स, आपके हार्ट बीट्स, आपके पल्स रेट वगैरह सब असेस करते हैं। उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि आपका हार्ट पूरी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हार्ट इज ओनली मशीन विच वर्क्स फ्रॉम द डे व्हेन यू आर बॉर्न एंड स्टॉप्स व्हेन यू डाई, और यू डाई बिकॉज इट स्टॉप्स फंक्शनिंग। तो ये स्ट्रेस टेस्ट तुम्हारे पर्सनल बॉडी के लिए हो गया, लेकिन स्ट्रेस टेस्ट इंडिविजुअल बैंक्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम तो बैलेंस शीट बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। कई बार हम बैंकों में 2 साल का प्लानिंग करते हैं, 3 साल का प्लानिंग करते हैं, 5 साल का करते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। याद रखिए, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन हम जो बाहर देखते हैं, व्हेन वी लुक आउटवर्ड, देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच आर इम्पैक्टिंग अस। और ये जो सेवरल थिंग्स इम्पैक्टिंग अस जब मैं बात करता हूं, तो इम्पैक्टिंग बैंकिंग बिजनेस। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी T3 और T4 के बैंक है, ये तो शायद रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने बैंक का स्ट्रेस टेस्टिंग करवाते हैं, लेकिन T1 और T2 बैंक के लिए टेस्टिंग अनिवार्य नहीं है। हालांकि मेरा ये मानना है कि 2013 में एक रिजर्व बैंक ने सर्कुलर निकाला था, गाइडलाइंस ऑन स्ट्रेस टेस्टिंग, दैट वाज एप्लीकेबल टू कमर्शियल बैंक्स। लेकिन आजकल धीरे-धीरे क्या हो रहा है, आप भी जानते हैं कि कमर्शियल बैंकों की गाइडलाइंस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अप्लाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन आने के बाद एक आइडिया चल रहा है कि जो जितने भी कमर्शियल बैंकों की गाइडलाइंस है, वो हमें अप्लाई होंगे। आज तो T3 और T4 वाले बैंक जो है, वो उनको ये अप्लाई हो रहा है। कल जाके T1 और T2 के बैंक जो है, जो छोटे बैंक है, उनको भी अप्लाई हो जाएगा। ये स्ट्रेस टेस्टिंग आपके लिए हितकारक क्यों है? जैसे मैंने बताया कि जब किसी आदमी को कुछ तकलीफ हो रही है, उसके हार्ट के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसको स्ट्रेस टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। उसी तरह से हर साल में 2 बार आपको स्ट्रेस टेस्टिंग आपके बैंक का करवाना है। एक्चुअली स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इट मीन्स? इट सिंपली मीन्स, मेरा ये मानना है कि ये तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट का एक टेक्निक है, जिसको वो कहते हैं कि एडवर्स इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिनेरियोज जो होते हैं, वो अगर ऑकर होते हैं, तो आपके बैंक के ऊपर क्या परिणाम होगा। प्लॉसिबल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इवेल्युएट करने के बाद में आपके जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स क्या आ सकते हैं। दिस इज ए इमेजिनरी सीक्वेंस। सिमुलेशन का मतलब ही यही है कि आपको इमेजिन करना है, और आपको इमेजिन करके आपको ये ढूंढना है कि मेरी बैंक की तबीयत, अगर कोई बड़ा हादसा होता है, मार्केट क्रैश होता है, कुछ भी होता है, तो क्या परिणाम उसके होंगे। और इसीलिए इसको स्ट्रेस टेस्टिंग कहा जाता है। आपको वो विंडमिल पे दौड़ना पड़ता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज नथिंग बट सिमुलेशन एक्सरसाइज। सिमुलेशन का मतलब आप जानते हैं ना, आपको इमेजिन करना है, सिमुलेट करना है। और इसके लिए मैं एक बात आपको बताऊं, आपके बैंक में कोई तो एक बंदा होना चाहिए कि जो एक्सेल में मास्टर होगा, क्योंकि जो स्ट्रेस टेस्टिंग की टेक्निक्स है, मैथमेटिकल टेक्निक्स है, और ये मैथमेटिकल टेक्निक्स आपको एक्सेल के द्वारा व्हाट इफ सिनेरियो का ऑप्शन देके आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट अचानक 2% से बढ़ गया या 2% से गिर गया, तो मेरी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। The stress testing is nothing but it's an exercise to test the bank's financial health in the adverse condition। जो इंडिविजुअल के बारे में होता है, वही बैंक के बारे में इसको इसका मीनिंग वही इसमें लगता है। आपके बैंक का जो दिल है, उसकी तबीयत कैसी है, वो किस तरह से काम कर रहा है।
सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन आपको उसमें निकालना है। और इसका फोकस, ये बासिल 3 आने के बाद में ना ज़िंदगी खराब हुई। मैं बासिल 1, 2 और 3 पे भी वीडियो करूंगा जिसे समय मिलेगा। आई वुड लाइक टू टेल व्हाट इज दिस बासिल 1, 2 एंड 3। आप तो जानते होंगे कि 2008 में जो सब प्राइम मॉर्गेज हो गया, उसके बाद में बासिल 3 आया और बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक ने कोई भी रेगुलेशन निकाला नहीं है, लेकिन जो T3 और T4 में बैंक है उसमें रिजर्व बैंक ये कहती है इंस्पेक्शन के द्वारा कि आपने स्ट्रेस टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया है, उसके फाइंडिंग्स क्या है। तो ये हर 6 महीने के बाद आपको करना है और इसका फोकस आपकी कैपिटल एडिक्वेसी पे ज़्यादा है और लिक्विडिटी पे ज़्यादा है। लिक्विडिटी पे क्यों ज़्यादा है आप जानते हैं, क्योंकि आप औरों के पैसे से बिजनेस करते हो। व्हेन यू डू बिजनेस विद समवन एल्सेस मनी, यू हैव टू इंश्योर दैट यू प्रोटेक्ट देयर फंड्स। ये काम किस तरह से करता है कि सीवियर कंडीशन अगर आती है, जैसे कि सब प्राइम मॉर्गेज में हो गया 2008 में, क्या हुआ था, तुम्हारे बॉन्ड्स के प्राइसेस बुरी तरह से गिर गए थे क्योंकि यील्ड बढ़ गए थे और बैंकों को जबरदस्त डिप्रिसिएशन आया था, जबरदस्त आईडीआर आया था। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। जैसे आईडीआर आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको प्रोवाइड करना है। इन्वेस्टमेंट में अगर डिप्रिसिएशन आता है तो आपको प्रोवाइड करना है। इतना सडन डिप्रिसिएशन आने के बाद सभी बैंक तो मर जाएंगी। तो उस वक्त रिजर्व बैंक ने ये जो डिप्रिसिएशन आया है इसको 5 साल में आप प्रोवाइड करो करके रिलैक्सेशन बैंक ने दिया था। प्रिंसिपल क्या है, लॉसेस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, प्रॉफिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इग्नोर्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेजरी। ये फंडा पे अगर इतने लॉसेस आप बुक करोगे तो आप जिंदा ही नहीं बचोगे, लॉसेस में चले जाओगे। अब सभी बैंक अगर लॉस में जाती है, डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो क्या होगा। एज ए कोऑपरेटिव बैंकर मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं उस चीज को, अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो ये जो सिनेरियो बिल्डिंग है, ये सिनेरियो बिल्डिंग आपको तैयार करता है, आपकी बैंक को तैयार करता है। किस लिए, लिक्विडिटी के धोखे को संभालने के लिए, लॉसेस के धोखे को संभालने के लिए। और ये जो इवेंट्स हो गए नहीं हो गए पता नहीं, अगर होते हैं तो आपको उसमें अपने आप को संभालना है, आपको अच्छी तरह से बैंक को आगे ले जाना है, क्योंकि यू हैव टू इंश्योर दैट यू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स मनी। उसका पर्पज, स्ट्रेस टेस्टिंग का पर्पज यही है कि अगर दुर्घटना हो सकती है, होती है, तो ये क्या बैंक जिंदा बचेगा, अच्छा रहेगा। जिंदा बचेगा का मतलब है जो फाइनेंशियल नॉर्म्स है वो कैसे रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बासिल 3 है ना, आपके बुक्स में वैसे ही घुस गई है, किसी ने बताया बगैर, बगैर किसी सर्कुलर के बासिल 3 के नॉर्म्स आपके बुक्स में घुस गए हैं। आप जरा वो साफ का सर्कुलर निकालो, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क का। क्या फोकस करते हैं, आपका सीआरआर 4% के नीचे नहीं आना चाहिए। फोकस इज ऑन सीआरआर, फोकस इज ऑन ग्रॉस एनपीए, फोकस इज ऑन नेट एनपीए, फोकस इज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। दीज आर इंडिकेटर्स कि तुम्हारे बैंक का दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन इंडिकेटर्स पे काम करना, इमेजिनरी इंडिकेटर्स पे काम करना कि भाई मेरा प्रॉफिट नहीं हो गया, मेरा सीआरआर कम हो गया, मैं बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा। आप जानते ही हैं कि सीआरआर की 9% की रिक्वायरमेंट 12% हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि रिजर्व बैंक चाहता है कि आप ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल प्रोवाइड करो। बैंक अच्छा कब होगा, आपका सीआरआर अगर 14% होगा, आप T3 में और T4 में होंगे तो आपको ये ध्यान ज़्यादा देना है कि मेरा सीआरआर 14 के ऊपर कैसा रहेगा, क्योंकि आपको बिजनेस करने को नहीं मिलेगा। वेरी सून दी ऑपरेशनल रिस्क गाइडलाइंस वुड कम वेयर द कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी एडवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितना कैपिटल हायर है उतनी बैंक अच्छी है। एक जमाना था कि 20% सीआरआर लेकर के हम लोग अपनी छाती पीटते थे, अपने पीठ पे थपथपाते थे। क्यों, 20% सीआरआर इज ए गुड थिंग। लेकिन उसका दूसरा मतलब भी होता है कि एक्सेसिव कैपिटल लगते हैं तो आप बैंकिंग नहीं कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड चला रहे हो। इसी तरह से भी रेगुलेटर देख सकता है। रीजनेबल इंटरनल कैपिटल असेसमेंट करके उसका प्रोविजन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसका असेसमेंट करना, दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। सो ये स्ट्रेस टेस्टिंग का जो इम्पैक्ट है, मेजरली ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है और इसका फोकस हमेशा
क्रेडिट रिस्क पे होता है, मार्केट रिस्क पे होता है, लिक्विडिटी रिस्क पे होता है। बहुत सारे टेक्निकल टूल्स है, बहुत सारे पैरामीटर्स है, आपको एजम्पशन करके व्हाट इफ सिनेरियो बिल्ड करना है। इसमें कई सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज भी होते हैं। अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो मेरे पास जितने भी इसके आर्टिकल पड़े हैं मैं आपको ऐसे ही फ्री में दे दूंगा। 10-12 आर्टिकल्स है। तो क्रेडिट रिस्क इवेल्युएशन का फॉर्मूला कैसे होता है, मार्केट रिस्क का कैसे होता है, लिक्विडिटी रिस्क का कैसे होता है। मेरा मेल इंडिकेट कीजिएगा, आपका आपके बैंक का नाम और ईमेल भेज दीजिए, मैं ये आर्टिकल आपको दे दूंगा। गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे जो स्ट्रेस टेस्टिंग के वीडियोस आपको मिलेंगे ना, वो सभी वीडियो टिपिकली अमेरिकन और यूरोपियन सिनेरियो के लिए बनाए गए हैं। आप जानते ही हैं कि अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं है। वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, सो वी हैव अ बर्डन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड वी हैव अ बर्डन ऑफ अचीविंग द रिटेल लोन टारगेट्स। ये जो बेसल 3 के जो नॉर्म्स आए ना, उन नॉर्म्स को कंप्लाई करना, जिनको वो कहते हैं कि इंटरनल कैपिटल adequacy assessment process, ICAP, this has become extremely important and for commercial banks इन्होंने पहली बार लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इस्तेमाल किया है। लिक्विडिटी फंडिंग और नेट स्टेबल फंडिंग, मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने के बजाय हम लोग ये देखेंगे कि जो मेथड्स है, 2 मेथड्स है, एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। टेस्ट वही करता है। क्वालिटेटिव जो मेथड होता है, वो क्वालिटेटिव मेथड में यू इवैल्यूएट योर प्रोसेसेस, और ये जो प्रोसेस आप जब इवैल्यूएट करते हो तो आपको समझ में आता है कि मेरी बैंक की सिचुएशन किस तरह से है। और स्ट्रेस टेस्टिंग में जो 2 मेथड्स हो रहे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अलावा, वो सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, जिसको कहता है कि दिस इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज मूवमेंट्स, सिंगल और मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स सच एज क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। इसमें अगर वोलेटाइल मूवमेंट होता है तो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। एंड देन देयर इज अ सिनेरियो टेस्ट। तो सिनेरियो टेस्ट में क्या होता है, यू अ प्लॉसिबल सिनेरियो आप इवेल्युएट करते हो, जैसे कि एज अ बैंकर यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। में एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट है, वो कई बार टीवी पे आते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको मैं अपने चैनल पे बुलाने वाला हूँ, क्योंकि एज अ बैंकर आपको जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 50% के टैरिफ से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देयर वुड बी सेवरल बैंक्स व्हिच वुड बी अफेक्टेड। कल जाके अगर रशिया से सस्ता ऑयल आना बंद हो गया, या फिर कल जाकर के सऊदी अरेबिया और कतर ने आपको ऑयल देना बंद कर दिया, या फिर ऐसा हो गया हुतियों ने ऐसा किया कि तुम्हारे यहाँ जो सुएज कैनाल से ऑयल के टैंकर्स आते हैं वो आना बंद हो गए, कुछ भी सिनेरियो, कुछ भी सिनेरियो, देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल अपीवल, वी डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक पॉलिटिकली, लेकिन हमें एज अ बैंकर अगर ऐसी कुछ चीज हो गई, जैसे यील्ड जबरदस्त बढ़ गए, क्रैश आएगा मार्केट में, जबरदस्त क्रैश आएगा। आपको ये जानना जरूरी है कि यूएस और यूरोप में जबरदस्त रिसेशन चल रहा है, उनकी इकोनॉमिक्स ग्रो नहीं हो रही है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी है, इसलिए हमें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर ओपन इकोनॉमी। इसलिए 50% टैरिफ लगने के बाद में हम डरे नहीं, हमने अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना चालू किया। दिस इज स्ट्रेस टेस्टिंग, कि अगर मेजर इवेंट हो गया तो हमारी बैंक कैसे सर्वाइव करने वाली है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट और सिनेरियो टेस्टिंग, इसके बारे में भी आपको ये जानना चाहिए कि ये जो टेस्ट है वो 3 मेजर एरिया में किए जाते हैं। उसमें से एक एरिया पे मैं आज बात करूंगा, जो है कि क्रेडिट रिस्क और उसके पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। क्रेडिट रिस्क के पैरामीटर्स क्या होते हैं आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं। मैं तो ये कुछ चीज़ें देख के बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी टेक्निकल है और शायद 30-35 मिनट में कवर नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि इस विषय के ऊपर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो मेरे पास जितने भी आर्टिकल पड़े मैं आपको मेल कर दूंगा। ये पहली बात हुई। कुछ सवाल आते हैं तो सवाल ऐसे करिएगा कि फिर हम एक्सपर्ट बंदे को लेके आएंगे जो मेरे से भी ज़्यादा जानता होगा, उससे हम बातें करेंगे एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेश्चन। सो क्रेडिट रिस्क के बारे में क्या मेन मेट्रिक्स है जिसके ऊपर क्रेडिट रिस्क करना है? सिंपल, रिजर्व बैंक ने जैसे कि कमर्शियल बैंकों को किया है, प्रोविजन कवरेज रेशो,
वो 100% तक गया। कोऑपरेटिव बैंक का अच्छा है, 80-90 के ऊपर है। आई डू नॉट नो एग्जैक्ट, आई डू नॉट रिकलेक्ट रादर द एग्जैक्ट नंबर। ये ट्रेंड्स एंड एनालिसिस में आपको डेटा मिल जाता है। कमर्शियल बैंकों में प्रोविजन कवरेज रेशियो 100% है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जितने भी एनपीए सबका प्रोविजन है, सब एनपीए रिकवर, कोई एक भी एनपीए रिकवर नहीं हुआ, कोई चिंता की बात नहीं है। वी आर फाइनेंशियली स्टेबल। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो आपके अपने बैंक का आप देखो, आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो। 100% तक लेके जाओ, अच्छा है। जीरो एनपीए का अट्रैक्शन अलग तरह से ये है। एक्सेस प्रोविजन मत करो, क्योंकि फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन एक्सेस प्रोविजनिंग। आप मुझे कहोगे कि हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो 140% है, कोई खुशी की बात नहीं है। You are not running your bank properly. You should do 100%, make NPS zero, fine. Rest of the things, you try to improve the capital adequacy. Simple. तो रिस्क वेटेड एसेट के बारे में ये एक अदर मैट्रिक्स है जो आपको देखना है, क्योंकि सीआरआर का डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारे एसेट की तरह से आता है। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आप लो रिस्क पे लेके जाना चाहते हो तो उसका रिटर्न ऑन एसेट कम हो जाएगा। जैसे ही आप रिस्क वेटेड एसेट कम इन्वेस्ट करना चाहोगे, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है? आपको बैलेंस करना है, आपको अपने प्रॉफिट का टारगेट भी ध्यान में रखना है, और कैपिटल टू रिस्क का रेशियो जो है ना वो आपको देखना है। कमर्शियल बैंक और एक चीज़ देखती है, वो है एक्सपोजर एंड डिफॉल्ट। दैट इज टोटल वैल्यू एट रिस्क इफ काउंटर पार्ट इज डिफॉल्ट। दिस इज अ टेक्निकल असेसमेंट कि आप भाई 10% डिफॉल्ट हो जाएगा, 10% लोग पैसा नहीं भरेंगे। अब 10% क्यों, 20% क्यों नहीं? सो यू हैव टू डिसाइड द एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट. Similarly, the probability of default is one concept that the commercial banks are using. The likelihood of borrower making default. आप ग्रुप लोन देते हो, अब ग्रुप लोन जब देते हो तो कंपनी जब तक अच्छा चल रहा है तो जितने भी आपने ग्रुप लोन दिए कहीं डिफॉल्ट नहीं होगा। कंपनी बंद हो गई, डिफॉल्ट हो गया। So what are the chances? Why in a group lending you don't evaluate the individual customer but you assess the company where these employees are working? उनका फाइनेंशियल्स आप देखते हो, ट्रेंड देखते हो, हिस्टोरिकल डेटा देखते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, और एक चीज इसमें आती है कंसंट्रेशन रिस्क। आपका रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप निकाल के देखो, रिजर्व बैंक हमेशा टॉप 20 बोरोअर्स, टॉप 20 एनपीए, टॉप 20 डिपॉजिटर्स क्यों पूछती है? वजह यही है क्योंकि पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का स्ट्रेस टेस्टिंग करवाती है। क्रेडिट, लिक्विडिटी और 100 तरह के रिस्क पे वो इवेल्युएशन करती है। स्ट्रेस टेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि भाई आपके जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी किस तरह से चल रहे हैं, उसका रिजल्ट किस तरह से आने वाला है। तो एडिशनल प्रोविजन लगने वाली है या नहीं लगने वाली है, दिस इज द फोकस ऑफ क्रेडिट। रिजर्व बैंक ने क्या किया है? रिजर्व बैंक ने आपको कोई सर्कुलर नहीं दिया, लेकिन उनके पॉलिसी अनाउंसमेंट में वो कई बार इनडायरेक्टली सजेस्ट करते हैं। और जितने भी टॉप बैंक्स हैं, मेरा तो ये खुद का मानना है कि T3 और T4 में जितने भी बैंक्स हैं उनको तो ये कंपलसरी किया ही गया है कि स्ट्रेस टेस्टिंग सिनेरियो इवेल्युएट करो, और आप कहाँ पे आते हो ये डिसाइड करो, ये डिसाइड करो। रिजर्व बैंक तो इनडायरेक्टली आपको पूरा हिंट कर रहा है। नाबार्ड का भी एक सर्कुलर है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो नाबार्ड का एक बढ़िया सर्कुलर है स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में, टिपिकली फॉर दी रूरल कोऑपरेटिव्स, गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। ये भी कब का है? ये अभी रिसेंट का 22-23 या 23-24 का सर्कुलर है। 2013 का सर्कुलर जो कमर्शियल बैंक को है वो आप देखिएगा। आप T2 में है, आप T1 में है, फिर भी आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करना चाहिए। इसमें लगता क्या है? एक्सेल फॉर्मूलास, और एक्सेल में आपको सिनेरियोज आइडेंटिफाई करके आपके नंबर किस तरह से बदलते हैं। जैसे लिक्विडिटी टेस्ट करना है तो लिक्विडिटी टेस्ट यू गो बैक टू दी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट स्टेटमेंट। उसमें जो बकेट्स है ना, वो बकेट्स इवेल्युएट करो, 7 डेज, 14 डेज, 90 डेज, वॉट एवर द बकेट्स आर। वो बकेट्स में अगर फ्लो आ गया तो आपको एजम्पशन करना है कि भाई मेरे 5% ही सेविंग के डिपॉजिट जाएंगे, 10% ही टर्म डिपॉजिट जाएंगे। वर्कआउट लाइक दिस, आपको इमेजिनरी वर्कआउट करना है और आपको ये देखना है कि क्या मेरी बैंक में ये ताकत मैंने बनवाई है। अगर नहीं बनवाई है तो मुझे बनाना पड़ेगा,
मुझे वो ताकत बनानी पड़ेगी। आपको मालूम है बासल 3 ने जब ये स्ट्रेस टेस्टिंग का कंसेप्ट लाया, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में रेगुलेशंस चेंज हो गए। इनफैक्ट बासल 3 हैज impacted the regulations which the Reserve Bank of India has been doing। ऐसा है, दुर्घटना होने के बाद में आदमी को सियाना होना चाहिए। वो दुर्घटना क्या हो सकती है, ये आपको इमेजिन करना है। आपको ये भी इमेजिन करना है कि आपका गुनाह कुछ नहीं है, फिर भी आप मर गए, जिसको कंटेजियन रिस्क कहते हैं। जैसे जिले में एक बैंक में फ्रॉड हो गया, एक कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड हो गया, तुम्हारे यहाँ रन लग गया, तुमने कुछ नहीं किया। इसको जो हिंदी में प्रवर्ब है ना, खाया नहीं पिया गिलास थोड़ा बारह आना। अरे भैया, आप फुटपाथ पे खड़े थे शांति से, वो ड्राइवर का कंट्रोल निकल गया, वो गाड़ी आपके ऊपर चढ़ गई, आप मर गए। दिस इज अ रिस्क सिनेरियो, दिस इज अ रिस्क सिनेरियो। ये रिस्क सिनेरियो आपको इवेल्युएट करने हैं। आपके बैंक की साइज कुछ भी हो, आपको अगर इसके बारे में रीडिंग्स चाहिए, फॉर्मूलेज चाहिए, मुझे पूछिएगा, मेल भेजिएगा। I'll share all those articles on the basis of which I'm trying to talk to you। गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा। अमेरिकन स्ट्रेस टेस्टिंग फॉर्मूलाज अलग हो सकते हैं, हमारे अलग है। देखने में क्या हर्ज है, देखने में क्या हर्ज है। स्ट्रेस टेस्टिंग टिपिकली फॉर जेआईबी इन सीआईबी इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन बैंक चलाने वालों के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे लगता है कि मैं 20-25 मिनट में आपको जितना इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ बता दिया है। मैंने टेक्निकली कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मैं टेक्निकली कहूँगा तो जो हमारे डायरेक्टर और ये लोग जो बैंकर्स नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आता है। जो टेक्निकल लोग हैं, जिसमें जैसे तुम्हारे बैंक में कोई बंदा है जो एमआईएस में काम करता है, डिपार्टमेंट में काम करता है, एक्सेल पे सिनेरियोज बना सकता है, वो उसको अगर आपके पास बंदा नहीं है तो आप ट्रेन कीजिएगा। बहुत सारी संस्थाएं है कि वो 500 रुपये में, 1000 रुपये में एक्सेल की स्किल सेट देती है। सिखाइएगा उसको। क्यों सिखाइएगा? Because then he will use all the Excel formulas to build a scenario for you. So what if scenario is the simplest method, simplest way to do the stress testing of your bank's financial number, arrive at a result, change the course of your internal policies and decision making. This is what Reserve Bank of India has been doing, so we should also do this। मुझे लगता है कि मैंने बेसिक कंसेप्ट आप सबको समझा दिया है। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो बताइएगा। और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपको अगर चाहिएगा, प्लीज़ डू टेल, आई ट्राई टू ब्रिंग दैट नॉलेज टू यू। जैसे मैंने अभी आज बताया आपको कि मैं एक इकोनॉमिस्ट को चैनल पर लाने वाला हूँ। जो हमारे आजू बाजू में घटने वाली घटना है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आएगा, वो घटना हम समझना चाहते हैं। क्यों हम समझना चाहते हैं? क्योंकि देर आर इवेंट्स विच यू शुड नो एंड बी प्रिपेयर्ड in terms of economics and in terms of banking। So thank you so much for watching till we meet again। Thank you। Of course we meet every Sunday, but till next Sunday, thank you।